सरकार जब भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी फैसला लेती है तो हम सब चौकन्ने हो जाते हैं कि अब क्या हो गया। और अब ऐसा ही कुछ हो गया है। सरकार की 100 खामियां निकली है, अपना इनकम टैक्स बिल वापस ले लिया है लोकसभा से। अब इसका मतलब क्या है और आखिरकार वो खामियां क्या निकली? अब सवाल आपके मन में, मेरे मन में यही है कि ये जो टैक्स स्लैब है वो क्या चेंज हो जाएंगे और कैसे निर्मला सीतारमण का यू टर्न आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, और ये खबर शायद आपको पता भी होगी, कि इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि बहुत ही आशाओं के साथ बड़े बड़े वादे करके जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको सीतारमण ने विड्रॉ कर लिया इनकम टैक्स बिल इन लोकसभा। और अब इसको नए तरीके से वापस से अगस्त 11 यानी कि मंडे को पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि जब इतना बड़ा बिल बनाया, उसको पेश किया, अब आप उसको इतना जल्दी पलट भी दे रहे हो। आपने जनवरी फरवरी में लाए थे, आपने पूरी प्लानिंग की थी, फरवरी में आप लेकर आए थे, तो उसके बाद ये ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी खामियां पकड़ ली गई जिससे सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और अब सरकार नए तरीके से इसको लेकर आएगी? तो अब आपको सबसे पहले ये समझना है। देखिए, इनकम टैक्स का ये जो नया बिल लेकर आ रहे थे लोग, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है 1961 का, दशकों पुराना, उसमें उसको आसान करना था, उसको बदलना था, उसको रिप्लेस करना था। लेकिन ये जो इतना सा मकसद है, उसी में ही सरकार कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, फरवरी 13, 2025 में इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर सब लोगों के मन में आशा जगाई गई कि भाई अब ये आसान हो जाएगा, अब आपको सीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आप लोग खुद ही इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप खुद कर सकेंगे, उसको डिजिटल किया जाएगा। लेकिन जब ये 31 सदस्य की एक जो सेलेक्ट कमेटी होती है लोकसभा में, जब ये बिल पेश हुआ फरवरी में और फिर वहाँ पर गया, भेजा गया, और वहाँ के जो चेयरमैन है, उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो हैं बीजेपी नेता पांडा। देखिए, बैजयंत पांडा, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने ये पाया कि भाई बहुत ज़्यादा गलतियां हैं इनकम टैक्स बिल में। चाहे आप देखिए, जब भी कोई ऐसी सेलेक्ट कमेटी बनती है तो टैक्स पेयर से पूछा जाता है, एक्सपर्ट से पूछा जाता है, विपक्ष से पूछा जाता है, सबकी राय ली जाती है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो जब इस पे सारी चीज़ें हो गई तो कमेटी ने पाया कि इसमें तो 100 से ज़्यादा कमियां हैं। ये जो बिल है ये तो पास करने लायक नहीं है, इसमें तो कमियां हैं। जो मकसद था आसान करेंगे, जो चीज़ें थी, और ऐसी नई नई चीज़ें ला दी जिससे तो आप और हम परेशान हो जाएंगे, जनता परेशान हो जाएगी। अब आप ये भी सोचिए कि उसमें कमियां क्या थी। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, जो ये आईटी एक्ट जिसको बदला गया है, इनकम टैक्स बिल को जो बदला गया है, क्यों बदला गया? क्योंकि इसमें एक रूल ऐसा था कि धार्मिक ट्रस्ट को अगर कोई अनोनिमस बन के, गुमनाम बन के अगर बहुत ज़्यादा डोनेशन दे देता है, चलिए कम भी डोनेशन दे देता है, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। सोचिए कैसी बात हुई कि अगर कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, कोई भी धार्मिक स्थल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, आपने वहाँ पर डोनेशन देना है, अनोनिमस देना है, आपको अपना नाम भी नहीं बताना, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी धार्मिक स्थल वालों ने भी इस पर विरोध जताया कि कोई अगर दान देना चाहता है तो सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, तो वो दान नहीं देगा। दूसरा देखिए, आईटी फाइल समय पर नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने आईटी रिटर्न नहीं भरा है, इनकम टैक्स रिटर्न अपना समय पे नहीं भरा है, तो पेनल्टी लगेगी आपको। लेकिन अब तो इसमें ये हो रहा था कि चाहे आपने, अगर वो डेडलाइन निकल गई और आपने नहीं भरा, तो फिर आपको वो रिफंड भी वापस नहीं मिलेगा। तो एक ये चीज़ से आपत्ति हो गई कि भाई ये कैसे ऐसा हो सकता है। तीसरा, आसान नहीं बनाया। जो मकसद था, जो पर्पस था कि भाई 1961 से जो एक्ट चला आ रहा है उसमें लैंग्वेज इतनी कठिन है, उसमें टर्मिनोलॉजी इतनी कठिन है, इंग्लिश इतनी कठिन है, उसमें चीज़ें कैटेगराइज नहीं है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आम जन को समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर आपको सीए को पैसे देने पड़ते हैं, फिर सीए आपका आईटीआर भरता है। तो इसलिए ही इसको आसान बनाना था ताकि आप और हम भी आईटीआर समझ के उसको पूरा अच्छे से कर सके। लेकिन इस एक्ट में तो बोला गया कि कुछ चीज़ों के लिए पुराने एक्ट को रेफर किया। अरे तो भाई, जो आप नया लाए हो उसका मतलब क्या हुआ? अगर इंसान को 1961 एक्ट पे ही रेफर करना पड़ रहा है तो आपके नए बिल का क्या मतलब हुआ? तो इसलिए भी इससे बहुत आपत्ति हुई। चौथा देखिए, अगर घर खाली पड़ा तो ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, आपके पास 3-4 फ्लैट हैं, आप एक में रहते हैं और 3 आपके खाली पड़े हैं, ना आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, ना कुछ कर रखा है, खाली पड़े, तो आप पे ज़्यादा टैक्स लगेगा उन प्रॉपर्टीज़ पे, उन खाली, उन वेकेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो जब ये वाली बात सामने आई तो ऑब्वियसली जितने भी प्राइवेट ओनर्स हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। भाई ये ऐसी कैसी बात है?
ज्यादा टैक्स लगेगा। ये कौन सा न्याय हुआ हमारे साथ? तो अब उसको भी हटाया जाएगा। नए बिल से शायद हम लोगों को सीए की कम जरूरत पड़े, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तो देखिए लंबा प्रोसेस है भाई। पहले ये लोग फरवरी में अगर सेलेक्ट कमेटी से ये वाला पास हो जाता तो शायद वो एक्ट भी बन जाता जल्दी से, लेकिन अब और लंबा प्रोसेस है। अब पहले तो 11 अगस्त को यानी मंडे को इसको पेश किया जाएगा, फिर इसको वापस से इसकी स्क्रूनिटी होगी, फिर इसकी वापस से जांच होगी, फिर वापस से ठीक किया जाएगा, फिर इसको पास किया जाएगा, फिर वो लागू होगा। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। और जो आपके मन में सवाल है कि भाई टैक्स स्लैब क्या बदल जाएगा, क्या ये जो फरवरी में जब बजट के टाइम पे टैक्स स्लैब आए थे क्या वो बदल जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ इनकम टैक्स की तरफ से भी क्लियर कर दी गई है। लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि अब भाई पॉजिटिव इसमें क्या है। पॉजिटिव ये है कि अब जो नया बिल आएगा, जो खामियां थी, जो कमियां थी, उसको तो सेलेक्ट कमेटी ने कहा कि भाई तुम वापस बनाओ। अब वापस जो बनेगा तो आपके लिए और मेरे लिए बेहतर ये होगा कि भाई सबसे पहले तो ये जो सबको विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जितनी भी रिलीजियस ट्रस्ट है, उस पर अगर कोई दान देता है, अपना नाम ना बता के दान देता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर आप देखिए, लेकिन ये उन पे अप्लाई नहीं होती है, उन एनजीओज पे ये वाला मामला अप्लाई नहीं होगा कि जो सोशल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल, ये सिर्फ धार्मिक, अगर आप कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं चर्च, उस पे अगर आप अनोनिमस दान देते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। रिलीफ ऑन टीडीएस रिफंड, यानी अगर आपकी डेट निकल भी गई है तो भी आपको वो रिफंड मिलेगा। अब उसमें पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। द राइट टू रिव्यू विल इंक्रीज, यानी जो क्लैरिटी है असेसमेंट केसेस में, यानी आप देख लीजिए कि बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आज तक भी नॉर्मल लोगों को, अगर सीए नहीं है हमारे पास तो हम और आपको नहीं समझ में आती है, तो उसको क्लियर किया जाएगा। डिजिटल टैक्स प्रोसेस बनाया जाएगा कि कन्वीनियंट रहे मेरे लिए और आपके लिए। चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड, और जो मैंने आपको बताया कि जो वो पुराना कानून है उसमें इतनी टिपिकल लैंग्वेज है कि जिसको नॉर्मली इंग्लिश आती भी है ना, वो भी शायद ना समझ सके, क्योंकि वो लॉ वाली लैंग्वेज है, उसको आसान किया जाएगा। और देखिए इनकम टैक्स इंडिया ने साफ कर दिया है कि न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अब जो ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स बिल जो 2025 में आएगा उसका मकसद सिर्फ लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन है, यानी उस भाषा को, उस प्रोसेस को, उस पूरे लॉ को, उसको आसान बनाना है। और उसमें ऐसा और कोई ऐसे जो खराब से प्रोविजन है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है उसको हटा देना है। इट डज नॉट सीक टू चेंज एनी रेट्स ऑफ टैक्सेस की रेट कोई चेंज नहीं होगी, ये क्लियर किया जा चुका है। लेकिन देखिए जब इतने बड़े फैसले लेकर, इतना बड़ा बिल लाकर सरकार अगर उस पर यू टर्न लेती है तो फिर सवाल यही उठते हैं कि आप जब उसको बना रहे थे, जब आप 500 से ज़्यादा उसमें क्लॉजेस डाल रहे थे, जब आप उसको बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्यों नहीं आई? सरकार ने इतना अगर समय बर्बाद किया होगा, ये जो फरवरी में लेकर आए थे, अब रिवाइज में भी समय तो जाएगा ही, लेकिन जो आप लेकर आए थे कि क्यों फिर सेलेक्ट कमेटी को इतनी खामियां निकालनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस पे, आपके मकसद पे, आपकी बहुत सी चीज़ों पे सवाल उठते हैं, क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर चुके थे उसको। तो इसलिए भी देखिए विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला है कि प्रेशर में आकर यू टर्न लेना पड़ा सरकार को, जनता के प्रेशर में आके, विपक्ष के प्रेशर में। अब ये देखना होगा कि नए बिल में क्या बताया जाएगा और फिर उसके बाद क्या कुछ विरोध होता है कि नहीं, आपके लिए और हमारे लिए कुछ आसानी होती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।